दिसंबर के पहले दिन ही महंगाई का एक तड़का लगा है। जी हाँ, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ये जो दामों की बढ़ोतरी है ये 100 रुपए की है। दिसंबर के पहले दिन ही उगते सूरज के साथ आम जनता की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका देते हुए कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा किया। ये इजाफा सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2100 रुपए के पार हो गए हैं। अब रेस्टोरेंट का खाना पीना महंगा हो सकता है। अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम दिल्ली में 2101 रुपए है, कोलकाता में 2177 रुपए, मुंबई में 2051 रुपए, चेन्नई में 2234 रुपए। वहीं आज से माचिस और बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का असर आम जनता की जेब पर सीधा पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम, होम लोन ऑफर, SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर, आधार UAN लिंकिंग समेत रिलायंस जियो के प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी महंगे हो गए हैं। माचिस के नए दाम बढ़ने के बाद कीमत 2 रुपए हो गई है। करीब 14 साल बाद बढ़ी माचिस की कीमतें। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरें घटी हैं। अब सालाना ब्याज दर 2.90% से घटकर 2.80% हुई। SBI क्रेडिट कार्ड महंगा हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से गैस के दामों में इजाफा किया गया है और ये बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल सिलेंडर के दामों में। अब देखना होगा कि इसका क्या असर रहता है। कोरोना के नए वेरिएंट ने विदेशों में कहर ढाना शुरू कर दिया है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है और इसीलिए अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कहर ने तबाही मचा रखी है, जिसकी चपेट में आने से ना जाने कितने परिवार खत्म हो गए। लेकिन कोरोना गया अभी भी नहीं है। हर बार कोरोना एक नए अवतार में एंट्री कर रहा है। अब जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन, जो कि सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। फिलहाल भारत में अभी तक कोरोना की रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन भूले नहीं कि अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है इस पर अभी विस्तरीय अध्ययन चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट का तरीका तो अलग हो सकता है, लेकिन बचने का तरीका एक है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और उसका लोगों को पालन करना चाहिए। अनिल विज ने इस मौके पर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस आयुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए, अपने जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करें, मास्क पहनना और हाथों की सफाई का भी ध्यान रखें। भीड़ वाली जगहों पर मास्क ना पहनने पर चालान काटें। लोगों को लगातार जागरूक कर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए। विदेशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग सुनिश्चित हो। बहरहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार तो सतर्क है ही, लेकिन अब जरूरत है कि हम सब भी संभल कर रहें, सतर्क रहें, ताकि महामारी के इस दौर में बचा जा सके। फतेहाबाद के भट्टुकला क्षेत्र में विद्यार्थियों को समय पर बस न मिलने के विरोध में विद्यार्थियों ने बस स्टैंड गेट पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
हरियाणा में शहर में पढ़ने जाने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को समय पर बस न मिलने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि लंबे समय से विद्यार्थी समय पर बस न मिलने की समस्या को लेकर रोष जताते आ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और या यूं कहें कि समस्या का समाधान होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब फिर फतेहाबाद में बस स्टैंड के मुख्य गेट पर छात्र छात्राओं ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। जोगेड़ा चावड़ा रूट पर जो बस चलती है उसके लिए ये जो भट्टू से डेढ़ जोगेड़ा चावड़ा रूट पर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे आते हैं इनके साथ के पास बने हुए हैं, लेकिन बस इन्होंने पहले एक बस चलती थी वही इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है अभी। तो हम इसके लिए दोबारा मांग करते हैं कि ये 1:30 से भट्टू के लिए सुबह 8:30 बजे तो सभी बच्चे इसमें आ जाए कॉलेज वाले के लिए। सुबह 6:30 बजे चलती है तो किसी काम के लिए बस आती है खाली, और शाम को उसका टाइम हम चाहते हैं कि 2:15 बजे वापस आने का हो, बल्कि ये जाती 5:30 बजे। उस टाइम इन बच्चों को ये बस कोई काम नहीं आ रही। आमजन बहुत परेशान है, सबके पास बने हुए हैं इसके बारे के अंदर, लेकिन वो पास भी किसी काम के नहीं है। स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, लड़कियां सब बहुत परेशान है। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि रोडवेज विभाग को कई बार वो शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं, समाधान नहीं। मौके पर रोडवेज और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को मनाने का प्रयास किया और समस्या का समाधान होने की बात कही। अब देखना होगा कि विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान कब हो पाता है या फिर ऐसे ही समस्या बनी रहती है। फरीदाबाद में 27 नवंबर को पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के मुंशी के साथ लूट की गई थी। मामले में अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद में बढ़ती लूट की वारदात को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई है। 27 नवंबर को पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के मुंशी से लाखों की लूट कर आरोपी फरार हो गए थे। ये लूटपाट अनंगपुर गांव के पास की गई, जिसके आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। तस्वीरों में नजर आ रहे ये आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से पूर्व मंत्री के मुंशी से बैग छीनकर रफूचक्कर हो गए थे। बैग में 89,000 रुपए थे, जिन्हें इन आरोपियों से बरामद किया गया। 27/11/2021 को एक वारदात हुई थी जिसमें करीब 11 लाख रुपए जो पाली क्रशर जोन है उसके आसपास से कुछ लोगों द्वारा लूट करी गई थी। उस बारे में तो उसमें से हमारी CIA टीम ने, CIA सेक्टर 48 ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए 2 लोगों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है और उनसे अभी करीब 90,000 रुपये हमने रिकवर कर चुके हैं। इसमें अभी 2 लोग और बकाया हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी करी जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी विमल करतार भड़ाना के क्रशर जोन पर मुंशी का काम करता था। 3 दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया, जिससे नाराज होकर उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना ये होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पानीपत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे कर्मी की मौत हो गई। अचानक चालू हुई सप्लाई के कारण व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के पानीपत में बिजली निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसका खामियाजा एक युवक को जान देकर चुकाना पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लोग पहले भी ऐसी ही लापरवाही का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जिंदगी को इतना सस्ता समझा जाए कि बार बार वही लापरवाही होती रहे। आखिर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे? इस बार का मामला पानीपत से सामने आया है, जहां पर गांव सनौली में बिजली विभाग में ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी को करंट लगा और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। दरअसल ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। शिकायत के बाद बिजली निगम की एक टीम वहां पहुंची और परमिट लेकर बिजली की सप्लाई बंद करवाई गई, तो ट्रांसफार्मर पर काम शुरू किया गया। इसी बीच अचानक से बिजली सप्लाई बहाल हो गई, जिससे ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम करने वाले एक कर्मी सुरेंद्र की चंद मिनटों में मौत हो गई। मृतक के पिता सुभाष ने बताया कि उनके बेटे की शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था और पत्नी गर्भवती है। बिजली निगम की लापरवाही ने उससे उसका बेटा छीन लिया है।
वहीं घटना के बाद बिजली अधिकारियों को हादसे की सूचना दी गई, तो निगम के एसडीओ नरेंद्र जागलान मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा गया। हालांकि हादसे के बाद काफी देर तक शव तारों पर लटकता रहा। सूचना मिली थी कि सनौली बस स्टैंड पे जो कई दिन से तारों का काम चल रहा था, वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे एक लड़के को करंट लग गया जो वर्कर था। इस सूचना पे हम मौके पर गए थे। वहाँ पे हमने देखा था एक लड़का ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर करंट लगा हुआ था उसको, और वो ट्रांसफार्मर के ही ऊपर लटका हुआ था। हमने बॉडी को नीचे उतरवाया, उसके वारसान आगे थे मौके पर ही। बॉडी को उतरवा के नीचे GH में लेके आए हैं। अब उसके पिताजी ने दरख्वास्त दी है, तो दरख्वास्त के आधार पर जिन लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त के आधार पर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के बॉडी वारसन के हवाले की जाएगी। इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन है, वो की जाएगी। बिजली कर्मी की मौत निगम की बड़ी लापरवाही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सप्लाई बंद थी तो चालू क्यों की गई, इसका जिम्मेदार कौन है, और बिना सुरक्षा उपकरणों के व्यक्ति को ट्रांसफार्मर पर क्यों चढ़ाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। मनोहर लाल सरकार में मुख्य सचिव विजयवर्धन की जगह अब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। आईएएस संजीव कौशल नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार में मुख्य सचिव विजयवर्धन की जगह नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी कर दी गई है। आईएएस संजीव कौशल नए मुख्य सचिव होंगे, जो पहले से ही प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। अक्टूबर 2020 में वर्धन मुख्य सचिव बने थे। अब संजीव कौशल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आपको बता दें, विजयवर्धन का कार्यकाल पूरा हो रहा था और अब इसी वजह से उनकी जगह संजीव कौशल ले रहे हैं। संजीव कौशल ने वित्तायुक्त रहते हुए कई सराहनीय काम किए। उन्होंने राजस्व का रिकॉर्ड डिजिटल करने का काम किया। साथ ही लाल डोरे की समस्या खत्म करने का श्रेय भी संजीव कौशल को ही जाता है। संजीव कौशल 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में चीफ सेक्रेटरी बनने वाले वो 5वें आईएएस अफसर हैं। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे था। संजीव कौशल के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद सरकार ने उनके विभाग वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को सौंप दी। यानी पीके दास प्रदेश के नए वित्तायुक्त बन गए हैं। पीके दास ने शिक्षा विभाग और बिजली विभाग में रहते हुए कई सुधार किए। पीके दास की गिनती अच्छे और सुलझे हुए अफसरों में होती है। संजीव कौशल की जगह अब पीके दास ले रहे हैं। पीके दास 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो हरियाणा के गृह सचिव भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बात चाहे पीके दास की हो या फिर संजीव कौशल की, दोनों ही साफ और स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं और शायद ही दोनों का कभी विवादों से पहले नाता रहा हो। संजीव कौशल अब 2024 में रिटायर होंगे। घने कोहरे की दस्तक से पहले ही रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। रेलवे ने अगले 3 महीने के लिए 26 ट्रेनें पूर्णतया रद्द करने का ऐलान किया है। कोहरे से पहले यात्री अलर्ट हो जाएं। घने कोहरे की दस्तक से पहले ही रेलवे ने कमर कस ली है। जी हां, अगले 3 महीने के लिए 26 ट्रेन पूरी तरह से रद्द रहेंगी, तो 4 ट्रेन पार्शियली कैंसिल रहेंगी। ऐसे में जो यात्री सर्दी के मौसम में ट्रेन में सफर करने का सोच रहे हैं, वो पहले ही व्यवस्था कर लें। फॉग के कारण जो हमारी कैंसिलेशन, अम्बाला पासिंग कैंसिलेशन जो है वो 26 गाड़ियों की कैंसिलेशन है और 4 गाड़ियां जो हैं वो पार्शियल कैंसिलेशन है, जिसमें मेन आपकी जो गाड़ियां हैं जैसे जन शताब्दी है 1205-354 जो हावड़ा से अमृतसर, हरिद्वार से अमृतसर और अमृतसर से हरिद्वार जाती है, ये कैंसिल रहेगी। 14521 जो दिल्ली से अम्बाला और 14522 जो अम्बाला से दिल्ली जाती है, ये कैंसिल रहेगी। ये सभी ट्रेनें 1 दिसंबर से बंद हो जाएंगी और 28 फरवरी को फिर से शुरू होंगी। हालांकि जिन यात्रियों ने इन रेलगाड़ियों में एडवांस बुकिंग की है, उन्हें SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया गया है, जिससे उस सेक्शन पर सफर करने वाले यात्रियों को फायदा भी मिलेगा। ऊना हिमाचल रेल मार्ग पर अभी सभी ट्रेनों की गति सीमा बढ़ा दी गई है। जो पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है।
बहरहाल रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि सर्दियों में घने कोहरे की वजह से अक्सर कई हादसे भी होते हैं, जिसे लेकर रेलवे पहले ही सतर्क हो गया है। फतेहाबाद के धांगड़ गांव से पुलिस ने जलती चिता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से चिता को बुझाया और लड़की के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक लड़की का शव जलती चिता से बाहर निकलवाया। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसके चलते लड़की की हत्या की आशंका जताई जा रही है और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस शमशान घाट पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और चिता की आग बुझाकर शव को बाहर निकाला। कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर डेड जल रही थी, तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की ने करीब 1 साल पहले गांव के ही एक युवक से विवाह कर लिया था और 2 दिन पहले ही दोनों धांगड़ गांव लौटे थे। लड़की के पति की शिकायत पर लड़की के माता पिता और चाचा के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। शिकायत तो कंट्रोल रूम से आई थी 112 से। तो किसी अनूप नाम के व्यक्ति ने बताया था अभी मेरी पत्नी की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी है और उसी संस्कार कर रहे हैं, जिस पर मौके पर पहुंचे थे। संदेहास्पद है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कहा सकता। उसके अनूप की शिकायत पर 302, 201 और 148 IPC पर दर्ज किया। नहीं, फिलहाल कोई मामला नहीं है। लड़की के माता पिता हैं और चाचा हैं। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई लड़की की। झज्जर में 5 साल की मासूम की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई है। झज्जर में करीब 1 साल पहले 5 साल की मासूम हैवानियत के शिकार बनी। 21 दिसंबर 2020 को झज्जर के सिटी थाना क्षेत्र में ये मानवता को तार-तार करने वाला मामला सामने आया। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब मासूम के हत्यारे के गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है। अदालत ने ये फैसला 11 महीने 8 दिन बाद लिया। कम समय में मिली सजा से जनता में भी अच्छा संदेश जाएगा। 21 दिसंबर 2020 को मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी विनोद उर्फ मुन्ना पर मामला दर्ज किया गया। मामले में डीएसपी राहुल देव ने जांच की। जांच के बाद सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत की सुनवाई में करीब 2 दर्जन गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। एडिशनल सेशन जज हिमराज की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 11 महीने 8 दिन में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय मिल जाने पर जिला पुलिस के अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। पुलिस ने घटना के बाद पीड़ित परिवार और शहरवासियों को आश्वासन दिया था कि हर हाल में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। कारण है कि घटना के बाद ही पुलिस ने मान लिया था कि मासूम बेटी अपनी मौत से पहले अपने माता पिता की बेटी थी, लेकिन अब वो पुलिस की बेटी है। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपी को दोषी साबित करने में मुख्य भूमिका अदा की। जघन्य अपराध था जो किसी के लिए भी बर्दाश्त के लायक नहीं था और उस टाइम हमने पब्लिक से वायदा करा था कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा दिलवाई जाएगी। तो हमने बड़ा टेक्निकल फॉरेंसिक हेल्प से इस मुकदमे को सिरे से लगाया, सभी गवाहियाँ करवाई, इसके अंदर DNA का मिलान कराया हमने। जो माइन्यूटली मौके को ऑब्जर्व करना, उसके लिए एक बहुत अच्छा केस है, आगे स्टडी मटेरियल के लिए भी बन सकता है ये केस। और सबसे बड़ी बात है, मैंने उस टाइम भी वायदा करा था आप लोगों से कि जब तक वो जीवित थी वो अपने माँ बाप की लड़की थी, मृत्यु होने के बाद उसको मैंने अपनी बेटी की तरह माना था और मेरी बेटी को आज न्याय मिला है। पीड़ित परिवार को 1 साल के बाद न्याय मिला है। अब परिजनों को इंतजार है तो उस दिन का जब हत्यारा फांसी के फंदे पर झूलेगा।
तीनों कृषि कानूनों की वापसी होने के बाद करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर महिलाओं ने जश्न मनाया। इसके साथ महिलाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। तीनों कृषि कानूनों के वापसी बिल पर दोनों सदन की मुहर लग गई तो देश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। और खुशी हो भी क्यों ना, लंबे समय से चले आ रहे इस मसले का हल हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तस्वीरें करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा की हैं, जहां रस्साकसी मटका रेस में महिलाओं ने हिस्सा लिया। और ये महिलाएं कोई खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ये हैं महिला किसान जो पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हुई हैं। कानूनों की वापसी पर इन महिलाओं ने किसानी गानों पर नृत्य किया, लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। 3 कृषि कानून जो हैं सदन में भी पास हो चुके हैं, वापस ले जा चुके हैं। देखिए, कानून वापसी हो चुकी है, पर बाकी कुछ मांगे हमारी अभी बाकी हैं, यानी मोर्चा अभी जमा हुआ है। इसी तरीके से कभी हमें हौसला अफजाई के लिए कुछ अपने इवेंट्स करने पड़ते हैं ताकि हमारे भाइयों में नारी शक्ति में हौसला बना रहे। कभी हमें बॉर्डर्स पे मौजूद रहना पड़ता है, कभी टोलों पे हम अपना जमावड़ा दिखाते हैं, तो कभी हंसते हुए कभी रोते हुए हमने ये वक्त बिताया है। आज वक्त है, खुशी का माहौल है यहाँ पे। किसान महिलाओं ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महिलाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। रस्साकसी के 3 राउंड हुए जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही इसके बाद मटका रेस हुई जिसमें महिलाएं सिर पर मटका रखकर भागी और अपना दमखम दिखाया। कुछ महिलाओं के सिर के ऊपर से पहले ही मटका गिर गया तो किसी ने रेस पूरी कर जीत हासिल की। दिल्ली से पंजाब जा रही महिलाओं ने भी रुककर इस रेस का आनंद लिया। किसान खुशी मना रहे हैं क्योंकि 3 कृषि कानूनों की वापसी का बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। अब किसान चाहते हैं कि उनकी बाकी मांगे भी जल्द पूरी हो और वो आंदोलन खत्म करें।